राइट, तो आज हम बात करेंगे ड्रग्स यूज्ड इन कार्डियक एरिथमियास के बारे में। अब ये जो टॉपिक है, मैंने इस टॉपिक को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। तो जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें हम बात करेंगे कार्डियक एरिथमिया के बारे में। फिर सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे पैथोजेनेसिस ऑफ कार्डियक एरिथमिया, और फिर लास्टली हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी ऑफ एंटी एरिथमिक ड्रग्स के बारे में। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग हमारा फर्स्ट मॉड्यूल जो है कार्डियक एरिथमिया क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिदम का मतलब क्या है? रिदम मतलब कोई एक चीज़ जो बार बार हो रही है रेगुलर टाइम इंटरवल में, मतलब जैसे कि कोई एक चीज़ हो रही है हर 2 सेकंड में हो रही है वो चीज़, तो एक नॉर्मल रिदम में हो रही है, तो इसे हम रिदम कहते हैं। अभी ए रिदम मतलब वो चीज़ हो रही है, बार बार हो रही है, लेकिन उसका जो टाइम इंटरवल है वो इरेगुलर है। मतलब कभी एक सेकंड में एक बार हो रही है, कभी 5 सेकंड में एक बार हो रही है, कभी 10 सेकंड में एक बार हो रही है, कभी 6 सेकंड में एक बार हो रही है। मतलब कोई एक चीज़ बार बार हो रही है, लेकिन उसका जो टाइम इंटरवल है वो इरेगुलर है, तो उसको हम लोग ए रिदम बोलते हैं। अब हमारी आज की टॉपिक के बारे में हम पढ़ रहे हैं कार्डियक एरिथमियास के बारे में। कार्डियक एरिथमियास मतलब कार्डियक एरिथमिया इज़ अ प्रॉब्लम विद द रेट और रिदम ऑफ हार्ट बीट। मतलब कार्डियक एरिथमिया में क्या प्रॉब्लम होता है? हमारा हार्ट रेट या हमारी हार्ट की रिदम में प्रॉब्लम होती है। हार्ट रेट मतलब हमारा नॉर्मली हमारा हार्ट रेट कितना टाइम बीट करता है? 72 टाइम्स पर मिनट ऑन एन एवरेज, या हम एक रेंज ले सकते हैं कि 60 to 100 टाइम्स पर मिनट हमारा हार्ट बीट करना चाहिए। लेकिन इसके बजाय 60 से कम या 100 से ज़्यादा बार एक मिनट में अगर वो बीट करता है, तो मतलब हमारी हार्ट रेट प्रॉपर नहीं है, तो इसे हम लोग एरिथमिया बोलते हैं। या तो उसकी रिदम में प्रॉब्लम है, तो इसे भी हम एरिथमिया बोलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इट मीन्स डैट योर हार्ट बीट्स टू क्विकली, टू स्लोली और विथ इरेगुलर पैटर्न। मतलब हमारा हार्ट बीट जो है बहुत ही तेज़ धड़क रहा है, या बहुत स्लो धड़क रहा है, या किसी इरेगुलर पैटर्न में वो धड़क रहा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं कार्डियक एरिथमिया। इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ क्वेश्चन है, उसके आंसर्स हम लोग पाते हैं। व्हाट इज़ द नॉर्मल हार्ट रेट? हमारा नॉर्मल हार्ट रेट क्या है? एक मिनट में हमारा हार्ट कितने बार धड़कना चाहिए? तो इसका आंसर ये है कि हमारा नॉर्मल हार्ट रेट है 60 और 100 के बीच में। मतलब हमारा हार्ट रेट एक मिनट में 60 से 100 बार धड़कना चाहिए। इस दोनों रेंज के वैल्यूज़ के बीच में कोई वैल्यू है, वो नॉर्मल हार्ट रेट की वैल्यू होगी। अगर 60 से कम बार अगर हमारा दिल धड़कता है एक मिनट में 60 से कम बार, तो इसे हम बोलते हैं ब्रैडी एरिथमिया। और अगर 100 से ज़्यादा बार एक मिनट में हमारा दिल धड़कता है, हमारा हार्ट बीट होता है, तो इसे हम कहते हैं टैकी एरिथमिया। नेक्स्ट सवाल है, फ्रॉम वेयर कार्डियक इम्पल्स जनरेटेड? हमारे दिल की जो धड़कन है उसकी जो इम्पल्स है, जो पहली जो धड़कन है, वो कैसे, कहाँ से शुरू होती है? तो मैं एक हार्ट का डायग्राम बना रही हूँ। ये है सेप्टम, सेप्टम के ऊपर है हमारा एट्रिया, तो यहाँ पे राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। सेप्टम के नीचे पाया जाता है वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये है हमारी एसए नोड, ये है हमारी एवी नोड, और ये है परकंजे सिस्टम। ठीक है, तो हमारा इम्पल्स जनरेशन कहाँ से होता है? वो होता है यहाँ से एस ए नोड, साइनो एट्रियल नोड से हमारी इम्पल्सेस जनरेट होती है। जनरेट होने के बाद ये पूरे एट्रिया में फॉरवर्ड होती है। उसके बाद एट्रिया से एवी नोड, और फिर परकंजे सिस्टम, और फिर वेंट्रिकल्स में। ठीक है, तो बेसिकली हमारा सवाल क्या था? फ्रॉम वेयर कार्डियक इम्पल्सेस आर जनरेटेड। तो कार्डियक इम्पल्सेस कहाँ से जनरेट होते हैं? दे आर बेसिकली जनरेटेड फ्रॉम आवर साइनो एट्रियल नोड, दैट इज एस ए नोड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the normal route of impulse conduction? हमको पता चल गया कि इम्पल्स की जनरेशन होती है एस ए नोड से। अब एस ए नोड से वो इम्पल्स कहाँ पर पास ऑन होनी चाहिए? नॉर्मल रूट, नॉर्मल कहाँ पर वो जानी चाहिए एस ए नोड से? तो समझो ये हमारा हार्ट का डायग्राम है।
एस ए नोड से इम्पल्स जनरेट होता है। एस ए नोड से जनरेट होने के बाद वो जाता है सारे एट्रियम में और एट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन होती है। एट्रियम से होने के बाद ये इम्पल्सेस ट्रांसफ़र होते हैं ए वी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से ये जाते हैं हमारे परकंजे सिस्टम और परकंजे सिस्टम से सारे वेंट्रिकल्स में। तो ये नॉर्मल रास्ता है इम्पल्स की कंडक्शन का। एस ए नोड से जनरेट होता है, जनरेट होने के बाद वो एट्रियम में ट्रांसफ़र होता है और एट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन होती है। अब एट्रिया से वेंट्रिकल में जाने के लिए उसके बाद सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ही दरवाज़ा है, वो है हमारा ए वी नोड। ए वी नोड से होते हुए वो इम्पल्सेस ट्रांसफ़र होंगे, वो उसका कंडक्शन होगा परकंजे सिस्टम में और फिर वेंट्रिकल्स में वो सब इम्पल्सेस ट्रांसफ़र होगी और वेंट्रिकल्स का भी कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद सारे इम्पल्सेस डाई आउट हो जाएंगे। तो ये जो आपको दिख रहा है ये सेप्टम जो है उसका वो कंडक्शन नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेंट्रिकल्स में जा रहे जो इम्पल्सेस जाते हैं वो यहाँ पर होके सारे डाई आउट हो जाते हैं। तो मतलब हमारे इम्पल्सेस ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। अब अगला सवाल है, व्हाट इज़ द नॉर्मल वेलोसिटी ऑफ इम्पल्स कंडक्शन। वेलोसिटी मतलब कितने स्पीड में हमारा जो इम्पल्स है वो कंडक्ट होगा। तो इसका आंसर है, अब ऐसे नोड से इम्पल्स जनरेट हो जाएंगी, जनरेट हो जाने के बाद वो एट्रियम में जाएगी जिसकी स्पीड काफ़ी मॉडरेट है। यहाँ से इम्पल्स जाएगी ए वी नोड में और ए वी नोड से जब वो जाएगी तो यहाँ पर की स्पीड बहुत 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 स्लो है। ए वी नोडल की वेलोसिटी काफ़ी स्लो है। ए वी नोड के बाद वो परकंजे सिस्टम में जाएगी जहाँ पे वो वेंट्रिकल्स में फिर स्प्रेड हो जाएगी और वेंट्रिकल्स की जो स्पीड है वो काफ़ी फास्ट है, ठीक है। तो कंडक्शन वेलोसिटी क्या है, एट्रियम में है काफ़ी मॉडरेट, ए वी नोड में है स्लो और वेंट्रिकल्स में है फास्ट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं एक नॉर्मल कार्डियक रिदम के लिए, ठीक है। तो नॉर्मल कार्डियक रिदम के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है, इनके लिए दो चीज़ें ज़रूरी है। पहली चीज़ है नॉर्मल इम्पल्स जनरेशन और दूसरी चीज़ है नॉर्मल इम्पल्स कंडक्शन। अब नॉर्मल इम्पल्स जनरेशन के लिए दो रिक्वायरमेंट है। पहली है साइनस रिदम। साइनस रिदम मतलब जो हमारी इम्पल्स की जो जनरेशन है वो एस ए नोड से ही होनी चाहिए, इसे हम साइनस रिदम कहते हैं। दूसरी रिक्वायरमेंट है कि हमारे जो दिल की धड़कन है वो 60 to 100 बीट्स पर मिनट में होनी चाहिए। मतलब साइनस रिदम जो है 60 से 100 के बीच में वो इम्पल्स जनरेट होनी चाहिए। ऑब्वियसली जब ऐसे नोड इतनी इम्पल्सेस जनरेट हो जाएंगे तो वही तो कंडक्ट होती है, ठीक है। तो इम्पल्स जनरेशन के लिए दो रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है एस ए नोड के थ्रू ही इम्पल्स की जनरेशन होनी चाहिए और दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि जो एस ए नोड है उसकी जो फायरिंग की स्पीड है वो होनी चाहिए 60 to 100 बीट्स पर मिनट। नेक्स्ट, नॉर्मल इम्पल्स कंडक्शन के लिए भी दो रिक्वायरमेंट है। तो पहली रिक्वायरमेंट है कि नॉर्मल कंडक्शन पाथवे। नॉर्मल कंडक्शन पाथवे मतलब एस ए नोड से इम्पल्स की जनरेशन होनी चाहिए। होने के बाद वो इम्पल्स वह पहले एट्रियम में जानी चाहिए, एट्रिया से ए वी नोड में जानी चाहिए, ए वी नोड से परकंजे सिस्टम में जानी चाहिए और वहाँ से वो वेंट्रिकल्स में जानी चाहिए। तो ये नॉर्मल रूट है इम्पल्स की पाथवे का, इम्पल्स की कंडक्शन का। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है नॉर्मल कंडक्शन वेलोसिटी। जो हमारी स्पीड है कंडक्शन का वो भी नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मल मतलब एट्रियम में जो स्पीड है कंडक्शन का वो होना चाहिए मॉडरेट, ए वी नोड में होना चाहिए स्लो और वेंट्रिकल्स में होना चाहिए वेरी वेरी फास्ट। तो ये सारी रिक्वायरमेंट है नॉर्मल कार्डियक रिदम के लिए। अगर ये सब नहीं होती है और इन चारों में से समझो कोई एक चीज़ भी नहीं होती तो इसे हम कहते हैं कार्डियक एरिदमिया, ठीक है। नेक्स्ट हम थोड़ा बहुत जानेंगे साइनस रिदम के बारे में और जब साइनस रिदम नहीं होती है उसकी वजह से कैसा कार्डियक एरिदमिया होता है। अब समझे ये हमारी हार्ट है और ये हमारी एस ए नोड है जहाँ से इम्पल्स की जनरेशन होती है। लेकिन सपोज़ कीजिए कि एक पार्ट है, ये जो ब्लैक मैंने धब्बा बनाया है वो धब्बा है कि उस पार्ट का जो मायोकार्डियल सेल्स है वो काफ़ी इरिटेटेड है। इरिटेटेड मतलब वो बिना वजह वो एक्टिवेट हो गए हैं और एक्टिवेट होने की वजह से ये इम्पल्स जनरेट करने लगे। मतलब नॉर्मली ऐसे नोड का काम है इम्पल्स जनरेट करने का, लेकिन ये जो इरिटेटेड सेल है ये इरिटेट हो चुके हैं जिसकी वजह से ये इम्पल्स जनरेट करने लगते हैं और इम्पल्स जनरेट करने के बाद वो इम्पल्स की कंडक्शन भी होती है। नो डाउट इम्पल्स की कंडक्शन नॉर्मल पाथवे
फॉलो करती हो, मतलब इस इरिटेटेड सेल से इम्पल्स जो जनरेट होता है वो पहले पास होता है एट्रियम में, उसके बाद एवी नोड में, उसके बाद पर्किंजी सिस्टम में, और फिर वो वेंट्रिकल्स में स्प्रेड होता है। मतलब यहाँ कंडक्शन का पाथवे नॉर्मल है। इवन जो कंडक्शन की वेलोसिटी है वो भी नॉर्मल होगी, मतलब एट्रियम में इसका जो कंडक्शन की वेलोसिटी वो मॉडरेट होगी, एवी नोड में स्लो और वेंट्रिकल्स में वेरी फास्ट। मतलब कंडक्शन पाथवे और कंडक्शन वेलोसिटी नॉर्मल ही होगी। लेकिन ये जो है, ये जो रिदम है, ये साइनस रिदम नहीं है। ये इम्पल्सेस ऐसे नोड से नहीं जनरेट होते, ये कोई इरिटेटेड सेल से जनरेट होते हैं। इस इरिटेटेड सेल को बोलते हैं एक्टोपिक सेल। एक्टोपिक सेल मतलब ये जो मायोकार्डियल सेल है वो नॉर्मली वो इम्पल्स जनरेट नहीं करना चाहिए, लेकिन इम्पल्स जनरेट करता है, तो उसको हम लोग एक्टोपिक सेल कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसको बोलते हैं कार्डियक एरिथमिया, क्योंकि यहाँ पर SA नोड से इम्पल्स जनरेट नहीं होती है। नेक्स्ट क्या होता है, अगर 60 to 100 बीट्स पर मिनट नहीं होती तो इसके वजह से भी कार्डियक एरिथमिया होता है। जैसे कि SA नोड फायर करना चाहिए 60 to 100 बीट्स पर मिनट में, लेकिन अगर समझो ये 100 बीट से ज़्यादा पर मिनट अगर बीट करता है, समझो 100 से 150 टाइम्स ये बीट करता है, तो इसे हम कहते हैं सिंपल टैकी एरिथमिया। सिंपल टैकी एरिथमिया मतलब अगर हमारा SA नोड फायर करता है 100 to 150 टाइम्स पर मिनट, तो इसे हम बोलते हैं सिंपल टैकी एरिथमिया। अगर सपोज़ कीजिए SA नोड फायर करता है 150 to 250 बीट्स पर मिनट और कभी इंक्रीज़ होता है या तो फिर बीट्स पर मिनट रिड्यूस भी होता है, तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं पैरोक्सिस्मल टैकी एरिथमिया। अभी सपोज़ कीजिए कि SA नोड फायर करता है इवन 250 से ज़्यादा, 250 to 350 बीट्स पर मिनट, तो इसे हम बोलते हैं फ्लटर्स। और अगर समझो कि 350 से भी ज़्यादा अगर टाइम्स ये बीट करता है तो इसे हम बोलते हैं फाइब्रिलेशन। ठीक है, तो अलग अलग बीट्स पर मिनट के ऊपर अलग अलग नाम दिया गया है। अभी सपोज़ कीजिए कि जो टैकी एरिथमिया है, जो इंक्रीज इन द बीट्स पर मिनट जो हो रहा है, ये सिर्फ एट्रिया में वो होते हैं, तो इसे हम बोलते हैं एट्रियल टैकी एरिथमिया। अगर समझो सिर्फ एट्रियम में जो कंडक्शन वेलोसिटी है वो है 250 to 350 बीट्स पर मिनट, तो इसे हम बोलते हैं एट्रियल फ्लटर्स। या तो फिर सिर्फ एट्रियम में जो कंडक्शन की जो वेलोसिटी है इट इज़ बीटिंग एट अ रेट ऑफ मोर देन 350 बीट्स पर मिनट, तो इसे हम बोलते हैं एट्रियल फाइब्रिलेशन। उसी तरीके से अगर इंक्रीज इन दी हार्ट बीट हमको सिर्फ वेंट्रिकल्स में पाया जाता है, तो इसे भी हम लोग वेंट्रिकुलर फ्लटर्स या वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन बोलते हैं। नाउ अगर समझो SA नोड बीट करता है 60 बीट्स पर मिनट से कम, तो इसे हम बोलते हैं ब्रैडी एरिथमिया। अभी यहाँ पर जो SA नोड है इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर हमको पता है कि SA नोड का कंडक्शन वेलोसिटी काफ़ी स्लो है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल इसकी कंडक्शन वेलोसिटी है 0.1 सेकेंड्स, मतलब 0.1 सेकेंड में ये बीट की कंडक्शन एक इम्पल्स को कंडक्ट करता है 0.1 सेकेंड में। लेकिन नॉर्मली ये ऐसा है, लेकिन अगर समझो AV नोड की जो कंडक्शन वेलोसिटी काफ़ी स्लो हो गई है और ये अभी 0.1 सेकेंड के बजाय 0.2 सेकेंड में कंडक्ट करता है एक इम्पल्स को, तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं नोडल ब्रैडी एरिथमिया, या तो फिर जंक्शनल ब्रैडी एरिथमिया, या तो फिर हार्ट ब्लॉक्स, नोडल ब्लॉक्स, जंक्शनल ब्लॉक। तो इन सब का एक ही मतलब है कि AV नोड की जो कंडक्शन वेलोसिटी है वो काफ़ी स्लो हो चुकी है, क्योंकि नॉर्मली इसकी वेलोसिटी स्लो ही है, लेकिन अगर पैथोलॉजिकली वेलोसिटी अगर स्लो हो गई है तो इसका मतलब है कि वो इंसान सफ़र कर रहा है नोडल ब्रैडी एरिथमिया, जिसे जंक्शनल ब्रैडी एरिथमिया भी बोलते हैं, हार्ट ब्लॉक्स भी बोलते हैं, नोडल ब्लॉक्स भी बोलते हैं, या जंक्शनल ब्लॉक भी बोलते हैं। सभी का मतलब यही है कि AV नोड की जो कंडक्शन वेलोसिटी है वो काफ़ी स्लो है। तो ये रहा प्रॉब्लम इन इम्पल्स जनरेशन। नेक्स्ट हम लोग इम्पल्स कंडक्शन में क्या प्रॉब्लम है वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं नॉर्मल कंडक्शन पाथवे के बारे में कि अगर इसमें किस तरीके की अबनॉर्मेलिटी होती है। नाउ SA नोड फायर करता है ये हमें पता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक चीज़ आ जाती है इन बिटवीन
एट्रिया एंड वेंट्रिकल। अभी हमको पता है कि एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में एक ही कनेक्शन पॉइंट है, वो है हमारा एवी नोड, और बाकी एवी नोड के आजू बाजू जो सेप्टल एरिया है उसके थ्रू कंडक्शन नहीं होता है। लेकिन समझो एक पैथोलॉजिकल एक अलग सा एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बन जाता है, जो मैंने ब्लू कलर की लाइंस में बनाए हुए हैं, ये स्ट्रक्चर बन जाता है, इसे हम बोलते हैं बंडल ऑफ केंट। तो बंडल ऑफ केंट क्या करता है, इसके थ्रू भी क्या है इम्पल्स की कंडक्शन होती है। मतलब नॉर्मली ऐसे नोड फायर करता है, ऐसे नोड से इम्पल्स जाती है एट्रियम में, और एट्रियम से इम्पल्स जानी चाहिए एवी नोड में, लेकिन एवी नोड के बजाय इम्पल्स जाती है बंडल ऑफ केंट में। तो इसको बोलते हैं अबनॉर्मल कंडक्शन पाथवे, क्योंकि सबसे पहले हमारी इम्पल्स जनरेट होती है ऐसे नोड में, ऐसे नोड से ये जाती है एट्रियम में, एट्रियम से जाती है एवी नोड में, एवी नोड से परकंजे सिस्टम, और परकंजे सिस्टम से वेंट्रिकल्स। तो ये नॉर्मल कंडक्शन पाथवे है। लेकिन इसके बजाय अगर बंडल ऑफ केंट में अगर इम्पल्स जाती है तो इसको हम बोलते हैं अबनॉर्मल कंडक्शन पाथवे। नेक्स्ट हम जानते हैं अबनॉर्मलिटी इन कंडक्शन वेलोसिटी। इससे क्या होता है, इससे भी कार्डियक एरिथमिया ही होता है। तो हमको पता है कि ऐसे नोड से इम्पल्स जनरेट होने के बाद वो जाता है एट्रियम में, जिसकी स्पीड होती है काफ़ी मॉडरेट, जैसे कि 1 मीटर पर सेकंड इसकी कंडक्शन वेलोसिटी है एट्रियम की। नेक्स्ट इम्पल्सेस जाते हैं एवी नोड में, जिसकी कंडक्शन वेलोसिटी काफ़ी स्लो है, दैट इज़ 0.05 मीटर्स पर सेकेंड। और उसके बाद जाती है परकंजे सिस्टम में, जहाँ से वो इम्पल्स जाती है वेंट्रिकल्स में, और वेंट्रिकल की स्पीड होती है 4 to 5 मीटर्स पर सेकेंड। अब ये है एक नॉर्मल कंडक्शन की वेलोसिटी, और इस वेलोसिटी में अगर कुछ कम या ज़्यादा हो जाए तो इससे कहते हैं अबनॉर्मल कंडक्शन वेलोसिटी, और जिसके वजह से भी कार्डियक एरिथमिया हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट मॉड्यूल कार्डियक एरिथमिया के बारे में। सेकंड हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल हो जाएगा पैथोजेनेसिस ऑफ कार्डियक एरिथमिया, जो हम देखेंगे हमारे दूसरे वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो। थैंक यू।